बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 25 में हम अपनी पार्ट 1 की बुक में से जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन का, और ये टॉपिक बिलोंग करता है हमारी 7.4 एक्सरसाइज को। तो चले आएँ बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 की पहली 3 एक्सरसाइजेज में हम फैक्टोरियल और परम्यूटेशन सीख चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि अगर हमें 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और हमें इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड करनी हो तो 5 फैक्टोरियल से हमारा आंसर आएगा 120। हम ये भी जान चुके हैं कि अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और 5 में से 3 की अरेंजमेंट करनी हो तो कितने तरीकों से अरेंजमेंट की जा सकती है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 5p3 का, और इसके बाद जब वो फर्दर कंडीशंस लगाता है कि इन अरेंजमेंट्स में कौन से नंबर 5 पे डिवाइड होने चाहिए, कौन से नंबर इवन बन सकते हैं, अगर हम दो नंबर्स इकट्ठे कर दें तो तब कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। आज ये सारा कुछ सीखने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कॉम्बिनेशंस की। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है। जब ये फ़र्क हम समझ जाएंगे तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी उसको देखकर हम एनालाइज कर सकेंगे कि फॉर्मूला इस पे परम्यूटेशन का लगेगा या कॉम्बिनेशन का। तो ये फ़र्क समझते हैं। देखिए, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि जब आप अरेंजमेंट्स करने जा रहे हैं तो उसमें अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब फैक्टोरियल का या NPR का। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आप n में से r सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो तब हम फॉर्मूला लगाते हैं कॉम्बिनेशन का। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तभी मैंने n की वैल्यू 5 लिखी। वी टेक r इक्वल टू 3। अब ये किस क्राइटेरिया पे हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, ये चीज ही कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन का फॉर्मूला डिसाइड करेगी। तो फर्ज करें कि वो ये कहता है कि इन 5 नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। अब जब हम 3 डिजिट नंबर्स बनाने जा रहे हैं तो ऑर्डर मैटर कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन पांचों का इस्तेमाल करते हुए मैं एक 3 डिजिट नंबर आपको बताता हूं, 123। अब इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए मैंने 123 बनाया। नोट कीजिए, इन्हीं तीनों के इस्तेमाल से 321 भी बन रहा है, 213 भी बन रहा है। तो आपने नोट किया कि जब हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसलिए हम इसमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। मैं एक दफा फिर बता दूं, हमें 5 नंबर्स गिवन थे और डिमांड की गई कि कितने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। तो जब 5 में से हम 3 डिजिट नंबर्स बनाते हैं, 123, 321, तो आपने देखा कि ऑर्डर मैटर कर रहा है। क्यों मैटर कर रहा है? क्योंकि जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो नई अरेंजमेंट बनती है। अब हम समझते हैं कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करता। फर्ज कीजिए यही सवाल है जिसमें आपसे कहा गया है कि क्लास में मौजूद 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और कोई गेम परफॉर्म करने के लिए हमें 3 सेलेक्ट करने हैं। तो फर्ज कीजिए 3 चेयर्स ABC में ये 3 रोल नंबर्स आके बैठ जाते हैं। यहां स्टूडेंट्स ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर पहली चेयर में रोल नंबर 1, दूसरी में 2 और तीसरी में 3 बैठा हुआ है, या ये अपनी जगह बदल लें तो सिलेक्शन तो वही होगी। गेम में तो वो तीनों ही परफॉर्म करेंगे। तो आपने देखा कि जब हमने सिलेक्शन की तो ऑर्डर मैटर नहीं किया। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि किन सवालों में हमें परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाना है और किन सवालों में कॉम्बिनेशन का। हम गौर इस बात पे करेंगे कि वो जो हमसे डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को पूरा करते वक्त जब हम n में से r को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है कि 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स के नाम P, Q और R हैं, बताएं इन तीनों को मिला के कितनी लाइंस बन सकती हैं। लाइन बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप P को Q से ज्वाइन कर दें या Q को P से, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, लाइन दोनों सूरतों में एक ही बनेगी। तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और कहेंगे 3 में से 2 की सिलेक्शन कर ली जाए तो टोटल लाइंस आ जाएंगी। यहां अगर मैं आपको फर्दर ये कंडीशन कह दूं कि अब हमें लाइंस नहीं बल्कि वेक्टर्स बनाने हैं, तो आप जानते हैं ना कि वेक्टर इज डायरेक्टली लाइन सेगमेंट। यहां डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं तो ऑर्डर मैटर कर जाएगा। यही सवाल जिसमें 3 ही पॉइंट्स गिवन है और 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए वेक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि ऑर्डर मैटर कर गया तो अब इसमें हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और 3p2 से आंसर निकालेंगे। तो एक बात तो डिसाइड हो गई,
हमसे जब सवाल पूछा जाएगा तो हमने परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये सोच के लगाना है कि क्या उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हमसे कहा जाता है ग्रुप बनाना है, ग्रुप में 5 लोग होंगे, तो जिन 5 लोगों का ग्रुप बनाया है अगर वो जगह बदल के खड़े हो जाएं तो ग्रुप तो सेम रहेगा। अगर हमें टीम सेलेक्ट करनी है, 15 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो 11 प्लेयर्स जो सिलेक्ट हो गए ऑन ग्राउंड खेलने के लिए, अगर वो जगह बदल के खड़े हो जाएं तो नई सिलेक्शन तो नहीं होगी, सिलेक्शन वही रहेगी। इसका मतलब है यहां भी हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये कहा जाता है कि एक पार्टी में 10 लोग हैं और हर बंदा दूसरे से हैंडशेक करता है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। अब यहां पर हमें सोचना है कि 10C2 का फॉर्मूला लगाना है कि 10P2 का। हम ये देखेंगे कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता। जब 2 लोग ए और बी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो ए का बी से हैंडशेक करना या बी का ए से हैंडशेक करना एक ही कंसीडर किया जाएगा। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो डिसाइड हुआ कि यहां पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही लगेगा। स्टूडेंट्स, जब हमने ये सीख लिया कि किस तरह से पता चलता है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, तो कुछ हमारी स्टेटमेंट्स में और वर्ड प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होने वाले एक्सप्रेशंस देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन के सवालों में किस तरह के एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन में अक्सर वो ग्रुप बनाने की बात करता है, तो जब ग्रुप की हम सिलेक्शन करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसी तरह से जब हम कमेटीज बनाते हैं, फर्ज कीजिए हम 3 लोगों की ए बी सी की कमेटी बनाते हैं, तो ए बी सी की कमेटी में बी ए सी भी वही कमेटी रिप्रेजेंट होगी, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो कमेटी की सिलेक्शन भी जो है कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से जब हम टीम्स बनाते हैं, सिलेक्शंस करते हैं, लाइंस बनाते हैं, क्योंकि लाइंस में भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, मैंने अभी आपको एग्जांपल की मदद से बताया कि ए बी और बी ए एक ही लाइन होगी। इसी तरह से जब डायगोनल्स बनाते हैं, क्योंकि डायगोनल भी लाइन होती है, तो इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ट्रायंगल्स में भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। ए बी सी एक ट्रायंगल है तो बी ए सी भी वही ट्रायंगल होगी, तो क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा यहां भी कॉम्बिनेशन ही का फॉर्मूला लगेगा। जबकि परम्यूटेशन में आप देखें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, जैसे 5 गिवन नंबर्स में से कितने 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, तो इन नंबर्स की अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। इसका मतलब है 123 और 321 2 डिफरेंट नंबर्स काउंट होंगे। इसी तरह से सिटिंग वेज, 3 लोग हैं ए बी सी, अगर वो ए बी सी इस डायरेक्शन में बैठे हैं कि पहले ए, दूसरा बी और तीसरा सी, तो जब आपस में जगह बदल लेंगे तो एक और नई सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी। तो इस सूरत में अगर ये पूछा जाए कि 3 लोग 3 चेयर्स में कितनी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, तो हम यहां परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड करने हो, क्योंकि सिग्नल्स में भी ऑर्डर मैटर करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो हम यहां पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरह से स्टैंडिंग इन द लाइन, अगर एक लाइन में 5 लोग खड़े हुए हैं तो कितनी तरह से 5 लोग खड़े हो सकते हैं, तो यहां भी 5 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगेगा यानी कि 5p5। स्टूडेंट्स, ये डिसाइड करने के बाद हमने परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन कब लगाना है, अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन अप्लाई करना कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसके फॉर्मूला में NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिटेल में देखिए, इसमें ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये परम्यूटेशन है। तो हमने किया ये कि NPR जो परम्यूटेशन इससे पहले हम सीख चुके थे उसको डिवाइड कर दिया R फैक्टोरियल से। इसकी वजह देखिए, फर्ज करें कि हमारे पास 5 पर्संस हैं A B C D एंड E, और इनमें से हमें 3 की अरेंजमेंट करनी है। क्योंकि मैंने अरेंजमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया तो आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे 5p3 से। अब फर्ज करें मैं इनमें से 3 पर्सन यहां पे बिठा देता हूं ए बी सी, अगर ये तीनों अपनी जगह बदलते हैं तो ये बन जाएगा बी ए सी। इसी तरह से फिर जगह बदलें तो ये 3 लोग 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीकों से जगह बदल सकते हैं। अब मैं अपना सवाल चेंज करने लगा हूं। पहले मैं कह रहा था कि इन 5 लोगों में से 3 कितने तरीके से बैठ सकते हैं, अब मैं चेंज करके सवाल ये बनाने लगा हूं कि इन 5 लोगों में से 3 की कमेटी बनानी है। तो जब हमें कमेटी बनानी है तो ए बी सी बैठे या बी ए सी बैठे, 6 अरेंजमेंट्स में से जो मर्जी अरेंजमेंट ले लें, सिलेक्शन एक ही होगी। तभी हम क्या करते हैं कि इसको 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 से डिवाइड करते हैं। ये जो 6 नंबर्स आ रहे हैं ये रिपीट होके एक काउंट होंगे, तो 3 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। इसी की जनरलाइजेशन कर ली जाए तो हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
इसके बाद जब हमने फॉर्मूला बना लिया तो हम क्या करेंगे कि अब कुछ बेसिक कॉम्बिनेशंस को हम याद कर लेते हैं ताकि एंट्री टेस्ट के क्वेश्चंस करते हुए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम इजीली ये ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकें। NC 0 का मतलब है 1, यानी कि कॉम्बिनेशन में नीचे 0 आता है तो आंसर 1 आता है। NC N का आंसर 1 आता है। फॉर एग्जांपल 5 में से 5 ही की सिलेक्शंस करनी है तो ये एक सिलेक्शन पॉसिबल होगी। NC 1 का आंसर जो है वो N आएगा और NC N-1 का आंसर N आता है। ये कुछ बेसिक कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। अक्सर हमारी कैलकुलेशन की एंडिंग में ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। 5C0 किसके इक्वल होगा? 1 के। 5C5 किसके इक्वल होगा? 1 के। 5C1 5 के इक्वल होगा। इसी तरह से 5C4 भी 5 के इक्वल होगा। अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, NCR का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन भी होता है जिसको हम NCN-R कहते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है NCR इक्वल टू NCN-R। इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? फर्ज कीजिए 7C6 है और मैं आपसे पूछूं कि इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं वो कैसे बनेगा। आपने क्या करना है कि ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखते हुए नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। 7 में से 6 को माइनस कीजिए, आंसर 1 आता है। इसका मतलब है 7C6 बराबर है 7C1 के। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हुए 7C6 को इक्विवेलेंट लिख दिया 7C1 के। अब हम फर्दर प्रैक्टिस करने लगे हैं कि कॉम्बिनेशन को विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अगर आपने 7C2 को सिंप्लीफाई करना है तो इसका तरीका ये होगा कि नीचे क्योंकि 2 लिखा हुआ है आप इसकी दो टर्म्स ओपन कर दें, यानी कि 7 × 6 और डिवाइड करें नीचे वाले नंबर के फैक्टोरियल से। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ गया 21। एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्ज कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 8C2 को सिंप्लीफाई करना है तो नीचे 2 होने की वजह से आप इसकी दो टर्म्स एक्सपेंड कीजिए और डिवाइड कर दें नीचे वाले नंबर के फैक्टोरियल से। जो 2 बनता है 2 4 8, तो इसका आंसर जो है वो 28 आ जाएगा। इसी के कंटेक्स्ट में एक और चीज देखिए। अब की बार मैं आपसे अगर ये पूछूं कि व्हाट अबाउट 8C6, तो आप इस कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए मुझे बता सकते हैं कि 8C6 किसके बराबर होगा। मैंने अभी आपको कहा कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर सेम रहने दें और नीचे वाले नंबर में इनका डिफरेंस लिख दें। 8 - 6 2 होता है, तो 8C2 का आंसर हमने निकाला 28। अब गौर कीजिए, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमारे सामने सवाल आया 9C7, तो नीचे बड़ा नंबर है, हम इस इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए 9C7 को 9C2 लिख सकते हैं और 9C2 को एक्सपेंड करना हमारे लिए आसान है क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 9C2 को एक्सपेंड करते वक्त नीचे 2 होने की वजह से सिर्फ दो टर्म एक्सपेंड करेंगे। 9 × 8 और डिवाइड कर देंगे 2 से। आप देखें 2 जब कैंसिल होगा तो 4 बनेगा और 36 इसका आंसर आ जाएगा। बहरहाल इसके बाद स्टूडेंट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है कि n+1C4 बराबर है 6 टाइम्स n-1C2 और बताइए कि n की क्या वैल्यू होगी। दो तरीके हैं, या तो हम n की वैल्यूज पुट करके इसकी इक्वालिटी को चेक कर लें या इसको सॉल्व कर लें। मैंने यहाँ इसको सॉल्व किया है। देखें, हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और इनको माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिखा जाएगा इक्वल टू 6 टाइम्स। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल लिखा जाएगा। n-3 फैक्टोरियल तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब हमें डील करना है न्यूमरेटर के फैक्टोरियल के साथ। स्टूडेंट्स, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको एक्सपेंड कर दें जब तक ये फैक्टोरियल ना बन जाए, क्योंकि n+1 बड़ा है। इसके कुछ टर्म्स ओपन करते हैं। पहले n+1 लिखें, एक कम कर दें तो n आता है, एक और कम करें तो n-1। यहां स्टॉप इसलिए कर दिया ताकि राइट साइड पे लिखे हुए फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने बना है इसको हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर यहाँ 8 पुट करें तो 8 × 9 72 होता है। इसका मतलब है n = 8 इसका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस को जमा करने लगे हैं। इनको कैसे हमने ऐड करना है, देखिए इस टाइप में बताया जा रहा है कि ऊपर अगर दो सेम नंबर्स हों और नीचे 1 का डिफरेंस हो तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। किस तरह से कि ऊपर वाले नंबर में आप 1 प्लस कर दीजिए
और नीचे से जो बड़ा नंबर है वो चूज कर लीजिए, वो r है, तो इसका आंसर n+1cr हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में पड़ा हुआ है। एक दफा फिर बता दूं, इस कॉम्बिनेशन से रेलेवेंट हमारी बुक में भी सवाल है और एंट्री टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। ऊपर वाला नंबर सेम होगा तो आप किसी एक में 1 प्लस कर दीजिए और नीचे से जो बड़ा नंबर है उसको आप लिख दीजिए। ये आप तब कर सकते हैं जब ऊपर नंबर सेम हो और नीचे जो कॉम्बिनेशन में नंबर्स आ रहे हैं वो 1 यूनिट के डिफरेंस के साथ होने चाहिए। इसका आंसर सी ऑप्शन बनता है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें अगर लाइंस बनानी हो, ट्रायंगल्स बनानी हो, तो हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पहला नोट ये है कि नंबर ऑफ साइड्स अगर n हो तो हमें नंबर ऑफ लाइंस बनानी हो तो उसका तरीका होगा nc2। nc2 को एक्सपेंड करें तो n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल आता है। जैसे कि मैंने आपको अभी ट्रिक बताया था कि नीचे 2 है तो ऊपर सिर्फ 2 टर्म एक्सपेंड कर दें, n इंटू n-1 और नीचे वाले के फैक्टोरियल से लिख लें। तो बहरहाल ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ लाइंस फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर नो 3 ऑफ द पॉइंट्स, क्योंकि हमने ट्रायंगल्स भी बनानी है, और अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर उसकी नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? nc2 माइनस n। फर्ज कीजिए हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है a, b, c और d। अब कहा जा रहा है कि इन 4 पॉइंट्स को मिलाकर कितनी साइड्स बन सकती हैं, तो 4c2 से हम आंसर निकालेंगे। 4c2 को सॉल्व कीजिए, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर बनता है 6। तो आप नोट करें कि 6 साइड्स बनेंगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लाइंस बन गई। इन 6 लाइंस में से अगर हम चारों साइड्स निकाल दें तो बाकी डायगोनल बचेंगे, यानी कि 4c2 माइनस 4 डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसको जनरलाइज कर लीजिए तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो nc2 माइनस n बनता है, और इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर आप ये एक्सप्रेशन याद कर लेंगे तो इजीली आप यहां पुट करके डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है nc3, और 3 की वजह से आप इसकी 3 टर्म्स ओपन करके 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि 6 आएगा। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी तरह से इसी कंटिन्यूटी में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स जो है वो nc4 होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब उसने वेक्टर्स की बात की तो वेक्टर्स में ऑर्डर मैटर करता है। ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, देयरफॉर यहां पर कॉम्बिनेशन का नहीं बल्कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगेगा और np2 से आप आंसर निकालेंगे। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल विद 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमें 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो तो कितनी लाइंस बन सकती हैं? जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, 8 पॉइंट हैं, लाइंस बनाने के लिए 2-2 पॉइंट्स को मिलाना होगा, तो 8 में से 2 की सिलेक्शन कितने तरीकों से हो सकती है? 8c2 से। इसको आप एक्सपेंड कीजिए, 8 इंटू 7/2 फैक्टोरियल, जो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर 28 देता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड्स। अब एक प्लेन फिगर है जिसकी 8 साइडें हैं, तो वो कहता है कि कितने डायगोनल्स बन सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा 8c2 माइनस 8, और ये फॉर्मूला हमने लगाया, यहाँ n की जगह 8 पुट कर दिया। 8c2 का आंसर 28 आता है, और उसमें से 8 माइनस करें तो आंसर 20 बनेगा। इसका मतलब है कि 20 डायगोनल्स बन सकते हैं 8 साइडेड पॉलीगन के। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और कुछ फर्दर डिस्कशंस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो कहता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। देखिए, जब हमें कोई सेट दिया जाता है, फर्ज कीजिए उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो हम उसका पावर सेट कैसे बनाते हैं? उसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स को हम कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसका पावर सेट बन जाता है। अब जब हम ये सिलेक्शन करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे? अगर हमारे सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो पहले तो एम्प्टी सेट बनेगा, फिर ऐसे सेट्स बनेंगे जिनमें एक एक एलिमेंट है, फिर हम ऐसे सेट्स बनाते हैं, ऐसे सबसेट्स बनाते हैं जिनमें 2-2 एलिमेंट्स हैं, फिर 3 एलिमेंट्स के साथ सबसेट बनाएंगे, और फाइनली एक इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा जिसमें चारों एलिमेंट्स आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन हमें यह बताता है कि देखिए कि अगर एक सेट एस है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये मैंने आपके सामने इसका पावर सेट लिखा। अब कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए देखें, हम कह सकते हैं कि क्योंकि 3c1 की वैल्यू 3 होती है, तो 3 एलिमेंट्स में से एक एक की सिलेक्शन कितने तरीकों से की जा सकती है? 3 तरीकों से। तो तभी ऐसे 3 सेट्स बने जिनमें एक एक एलिमेंट है।
अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 3 एलिमेंट्स के सेट से टोटल जो इसका पावर सेट बनेगा उसके सबसेट्स में ऐसे कितने सेट्स होंगे जिसमें 2-2 एलिमेंट्स हैं, तो हम सिंपली 3C2 का फॉर्मूला लगाएंगे। 3C2 का आंसर भी 3 आता है। तो आप नोट कीजिए कि 3 ऐसे सबसेट्स हैं जिसमें 2-2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसको और जनरलाइज कर लेते हैं। फर्ज करें कि एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और हमें कहा जाए कि जब आप इसका पावर सेट बनाते हैं तो बताएं उसमें कितने सबसेट्स ऐसे होंगे जो 2-2 एलिमेंट्स के साथ बनेंगे। तो सिंपली 10C2 का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंप्लीफाई करके उसका हम आंसर निकाल लेंगे। यही फॉर्मूला जनरलाइज करके यहां बताया जा रहा है कि अगर आपने ऐसे सबसेट्स बताने हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऑब्वियसली वो एम्प्टी सेट होगा। तो NC0 आंसर आया 1, तो एक ही एम्प्टी सेट होता है। इसके बाद अगर आपने ऐसे सबसेट्स बताने हो जिसमें एक एलिमेंट हो तो आप NC1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर 2 एलिमेंट्स के साथ बताने हो तो NC2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं एंड द सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स आर 15। यहां वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट अननोन रख रहा है। बता हमें ये रहा है कि जब हमने 2-2 एलिमेंट्स के साथ सबसेट्स बनाए उनकी तादाद 15 थी, तो बताएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्या होंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा कि अगर एक सेट में m एलिमेंट्स हो और 2-2 को इकट्ठा करके हमने सबसेट्स बनाने हो तो टोटल सेट्स बनेंगे MC2, और उसने इनकी तादाद हमें 15 बताई थी। तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। या तो हम इसको पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो हमारा आंसर आएगा m-1/2, क्योंकि नीचे 2 था, मैंने 2 टर्म एक्सपेंड की और इसको बराबर लिख लें 15 के। अगर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करें तो m इंटू m-1 30 के बराबर आया। अब आप देखें कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसको पुट करके आंसर 30 आता है। वो C है, क्योंकि 6 इंटू 5 30 बनता है, तो आंसर 6 हुआ। नोट, इफ देयर आर n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर देन। अब समटाइम्स ये होता है कि कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। अगर एक सर्कल की बाउंड्री पर हमें पॉइंट्स गिवन हो तो डेफिनेटली वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। अगर वो नॉन कोलिनियर है तो टोटल कितनी लाइंस बन सकती हैं वो तो डायरेक्ट हम करेंगे कि n पॉइंट्स ऑन द सर्कल है तो NC2, ट्रायंगल्स कितनी बन सकती हैं तो NC3 कर देंगे। लेकिन अगर हमें जो डाटा गिवन है उसके कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो तो फिर हम ये वाले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ डायग्राम की मदद से दिखाया P1, P2, P3 को एनालाइज करें, ये एक लाइन के लॉन्ग आ रहे हैं, तो इनसे जो लाइंस बनेंगी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सेम लाइंस कंसीडर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को मिला के जो लाइंस बनी 3C2 वो एक ही काउंट होंगी। तो हम करते ये हैं कि टोटल 7 पॉइंट्स थे, 7 के 2 मिला के सारी लाइंस बना दें, उनमें से सेम वाली लाइंस निकाल दें, वो एक ही दफा काउंट करनी है तो 1 प्लस कर दें। बहरहाल वी आर कंसर्न्ड विद फॉर्मूलाज। आप याद रखेंगे अगर ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें वो कहता है कि आपके पास n पॉइंट्स हैं, n में से m जो है वो कोलिनियर है, तो कितनी लाइंस बनेंगी, आप n की वैल्यू यहां पुट करेंगे, जितने कोलिनियर है उनकी वैल्यू आप यहां पुट करेंगे और 1 प्लस करके आंसर निकाल लेंगे। अगर वो आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछता है इस कंडीशन पर कि टोटल n पॉइंट्स हैं और m कोलिनियर हैं, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करेंगे। इसी से रेलिवेंट एक सवाल देखते हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर डिटरमिन्ड बाय 5 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखा उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि टोटल 5 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे हैं, तो बताइए ट्राइंगल्स कितनी बनेगी। तो हम इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करेंगे, n की जगह 5, m की जगह 3 पुट करेंगे। सोल्यूशन आपके सामने है, 10 - 1 का आंसर 9 आता है, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम फर्दर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए हमें डाटा गिवन है जिसमें वो कहता है कि 8 मेन हैं और 6 वुमेन है और हमें 4 सिलेक्ट करने हैं। ये जो 4 हमने सिलेक्ट करने हैं ये किस क्राइटेरिया पर सिलेक्ट करने हैं ये वो हमें बताएगा। हो सकता है वो कहता है कि इन 4 में से 3 मैन सिलेक्ट करें, 1 वुमेन सिलेक्ट करें या 2 वुमेन सिलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर इसका जवाब उसको बताएंगे। तो देखिए अगर इसमें वो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट एग्जैक्टली 1 वुमेन, टोटल हमने 4 सिलेक्ट करने थे और उसने हमें बाउंड कर दिया कि उनमें से 1 वुमेन होनी चाहिए। तो देखिए 6 वुमेन में से 1 वुमेन हमने सिलेक्ट कर ली। अब यही बात खत्म नहीं होगी, हमने 4 पूरे करने हैं तो बाकी 3 हम मेन सिलेक्ट करेंगे 8C3। ये 2 कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज बन गए। कॉम्बिनेशन की यहाँ दूसरी नोटेशन इस्तेमाल की गई है, आमतौर पर 6C1 यूज होता है। ये 6 और 1 को जब राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है ये भी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने वो शॉर्टकट टेक्निक से इसको सॉल्व किया। 6C1 का मतलब होता है 6,
8C3 का मतलब है 8 की 3 टर्म्स ओपन कर दें, 8 इंटू 7 इंटू 6 और डिवाइड कर दें इसको नीचे वाले नंबर के फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल 6 होने की वजह से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 56 बना जो 6 से मल्टीप्लाई हो गया 336 आंसर देगा। इसका करेक्ट आंसर था 336 वेज। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ रूम कैन बी एनलाइटेंड विद 4 बल्ब्स। अब एक रूम है जिसमें 4 बल्ब्स लगे हुए हैं, आप रूम में एंटर होते हैं और आपने रूम में रोशनी करनी है। कितने तरीकों से आप इसमें रोशनी कर सकते हैं? फर्ज करें 4 स्विचेस लगे हुए हैं, अगर आप पहला स्विच ऑन करते हैं तो एक बल्ब जलेगा और कमरा रोशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप पहला और चौथा स्विच ऑन करते हैं तो तब भी रोशनी हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे और तीसरे को ऑन करके भी रोशनी होगी और चारों को ऑन करके भी रोशनी होगी। इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड ये हो सकता है कि 2⁴ का मतलब होगा कि आपने चारों बल्ब्स को कितने पॉसिबल तरीकों से रोशन कर सकते हैं। इसमें से 1 माइनस इसलिए करेंगे कि 1 माइनस करने का मतलब है कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि आपने कोई स्विच ऑन नहीं किया और कमरे में रोशनी ना हुई। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2⁴ का आंसर 16 है, 16 माइनस 1 15 होता है। इसका मतलब है 15 तरीकों से आप रूम में रोशनी कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से देखते हैं। देखिए, अगर हम रोशनी करना चाहते हैं तो 4 बल्ब हैं, 4 में से कोई एक भी जलाएंगे तो रोशनी हो जाएगी, तो इसका मतलब है 4 में से एक की सिलेक्शन कर लें, या ये हो सकता है कि 4 में से 2 की सिलेक्शन कर ली जाए, या 4 में से 3 बल्ब जला देते हैं तब भी रोशनी होगी, या चारों बल्ब जलाए जाएं तब भी रोशनी हो जाएगी। लेकिन अगर हम 4 में से कोई बल्ब नहीं जलाएंगे तो उस सूरत में रोशनी नहीं होगी। अब आपको पता है कि तमाम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, जिसमें 4C0 भी शामिल है, 2n होता है। ये 2⁴ वो लिखा हुआ है, -1 इसलिए किया है क्योंकि जो 4C0 का आंसर 1 आता है वो हम शामिल इसमें तो कर नहीं सकते, इसको तो ले जाके माइनस करेंगे, तो तभी इसका आंसर 2⁴ - 1 यानी कि 15 वेज आएगा। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लें कि कोई भी ऐसा सवाल है कि n बल्ब्स हैं और आपने रोशनी करनी है, कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो 2n का मतलब है ऑल पॉसिबल वेज, उनमें से 1 माइनस कर दें जिसमें आप कोई बटन ऑन नहीं करते और कमरे में रोशनी नहीं होती, तो आपका आंसर आ जाएगा 2⁻n - 1। ये जनरलाइज फॉर्मूला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, और वो कहता है 3 चूज करने हैं। ये चूज किस क्राइटेरिया पे करने हैं वो आगे हमें बताएगा। इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज एटलीस्ट 2 ग्रीन, कम अज कम 2 ग्रीन हमने सिलेक्ट करने हैं 3 में से। तो देखिए, कम अज कम का मतलब होता है एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब हम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं और 3 कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए उसने लिमिट दी हुई है 3, हालांकि ग्रीन हमारे पास ज्यादा मौजूद है। हमें या 2 या 3 ग्रीन्स की सिलेक्शन के लिए सवाल सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास 4 ग्रीन है, 4 में से अगर हम 2 ग्रीन सेलेक्ट करते हैं तो एक हमें रेड करना पड़ेगा क्योंकि 3 हमने टोटल सिलेक्शंस पूरी करनी है। या हम ये कर सकते हैं कि 4 में से तीनों ही ग्रीन सेलेक्ट कर लें, इस सूरत में रेड कोई सिलेक्ट नहीं होगा। अब हम इनको जमा करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर 40 आता है। एक और क्वेश्चन देखें। इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 इफ 2 प्लेयर्स हैव ऑलरेडी बीन चूजन। स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए कि एक टीम में 15 प्लेयर्स हैं, हमें 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं ऑन ग्राउंड खेलने के लिए, उनमें से 2 प्लेयर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखें, 15 में से 11 की सिलेक्शन तो 15 से 11 तरीके से हो सकती है। अगर 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो 2 को हम निकाल देंगे, तो अब हमें 13 में से 9 सेलेक्ट करने हैं। इसको इस तरह से देखिए कि 15 प्लेयर्स अगर एक साइड पे खड़े हुए हैं और आपके पास 11 चेयर्स हैं, जिनमें से 15 में से 11 आपने सेलेक्ट करने हैं, तो आप 15 से 11 वे से कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 प्लेयर्स आप पहले ही वहां बिठा देते हैं, अब आपके पास वहां जो प्लेयर्स खड़े हुए हैं वो 13 है और जो चेयर्स हैं वो 9 है, तो आपको ऑप्शन दी गई है कि आपने 13 में से 9 सेलेक्ट करने हैं। क्योंकि 2 प्लेयर्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 13 से 9 का और आंसर निकालेंगे। इसको जनरलाइज कर लीजिए। कहीं भी आपको कोई डाटा गिवन हो जिसमें n ऑब्जेक्ट्स हो और n में से आपने r सेलेक्ट करने हैं और वो कहे कि 3 पहले ही सिलेक्टेड हैं, तो आप दोनों में से 3 माइनस कर लेंगे, यानी n - 3 में से चूज करेंगे r - 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। NC12 इक्वल टू NC8, यहां पर आपने n की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हमने एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाया था, उसमें हमने कहा था कि NCR बराबर होता है NCn - r के। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इसको वैल्यूएट कर सकते हैं।
किस तरह से कि देखें किसी एक में ये फॉर्मूला लगा दें, ये कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट होगा NC(n-12) के। ऊपर वाला नंबर मैंने सेम लिखा, नीचे वाला नंबर दोनों को माइनस करके लिख दिया और इसको बराबर लिख दें राइट हैंड साइड के। अब इसके नीचे वाले नंबर्स को अगर आप इक्वेट करें तो n-12 की वैल्यू 8 आती है और n-12 की वैल्यू 8 आने की वजह से n की वैल्यू बनेगी 20। एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि ये नंबर जो आता है n, इन दोनों का डायरेक्ट सम होता है, तो आप 12 + 8 करके डायरेक्ट इसका आंसर 20 भी निकाल सकते हैं और यही हमें सूट भी करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, NC2CR-1 और N-2CR-2 इनको जमा करना है। एक दफा फिर मैंने आपसे कहा था वो जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस का सम है वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। आप नोट कीजिए, ऊपर वाले नंबर सेम है और नीचे वाले नंबर्स में एक का फर्क है। हमने डिसाइड किया था कि अगर ऐसा हो तो हम किसी एक में 1 प्लस करेंगे, इनमें से जब आप 1 प्लस करेंगे तो n-1 बनेगा और इनमें से जो बड़े वाला नंबर है वो चूज करें, इनमें से बड़ा नंबर r-1 है तो इसके नीचे r-1 आ जाएगा और ये इसकी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके बाद जो आगे आने वाला टेस्ट है उसमें से रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।